सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 लेक्चर नंबर, ये जो आपका होने वाला है ये 5th है। और हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो है पौधों की संरचना एवं कार्य, या फिर ये लेक्चर नंबर 6 है शायद, जहां तक मुझे याद है। पता नहीं कौन सा है भाई, 5th या 6th है। हाँ पता नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि आने से पहले मैंने खुद नहीं देखा था कि मैं कौन सा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ बस ये पता था कि ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है। तो उसके लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं इनॉक्स एकेडमी के बारे में। और यहाँ पे जो आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है उस पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। जितना मैं करा के दे रहा हूँ, अगर आप ना कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी रखिए कि आपका एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अनुसार कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ा जाता है जो कि जिससे कुछ भी सवाल बने और आप ना बना पाए। और जो चीज़ आपको खुद से पढ़ना रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। वो चीज़ आपको पीडीएफ में अटैच करके दी जाती है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो आप लोग आराम से अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पौधों की संरचना एवं कार्य। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पत्तियों के बारे में देखा था, पत्ती का कार्य क्या क्या है, पत्ती का क्या काम है। कुछ पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती हैं, मॉडिफाइड लीव्स के क्या क्या काम है, तो आज उनसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पिछला लेक्चर रिवीजन अच्छे तरीके से कर लिया है, तो आज इस लेक्चर में आप लोग आए हैं। वैसे पिछला लेक्चर अगर कुछ लोगों ने देख के नहीं आया है तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो पिछला टर्म पीछे के टर्म से यहाँ पे कुछ खास कोई रिलेशन हमारा नहीं लगता है, इसलिए आप कंटिन्यू इस क्लास को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पत्तियों के विभिन्न प्रकार के सॉरी ये पौधों के विभिन्न विभिन्न पार्ट्स होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गया, शाखाएं हो गई। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम लोग जानने वाले हैं कि पौधों को आकार और प्रकार के भागों पे, आकार और प्रकार के आधार पे 3 भागों में बाँटा गया है। तो 3 भाग वो कौन-कौन से हैं? तो जो पौधा जो होता है उसको आकार और प्रकार के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भागों में। पहला जो होता है उसे झाड़ी कहा जाता है, सॉरी उसे शाक कहा जाता है, यानी कि हर्ब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो झाड़ी होता है, जिसे कि इंग्लिश में सर्व कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो वृक्ष होता है, जिसे कि इंग्लिश में ट्री कहा जाता है। तो हम लोग इन चीज़ों को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि पौधों को उनके आकार व प्रकार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारे सामने हो जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शाक कहा जाता है, शाक। यानी कि जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं। जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं। अब नाम से भाई तुम्हें थोड़ा-सा समझ में आ जाता होगा कि इसकी जो ऊँचाई है, साग आपने सुना होगा, जैसे कि पालक का साग हो गया या फिर क्या हो गया कि चना का साग हो गया, तो उसकी ऊँचाई बहुत कम होती है, ठीक है? उसका तना भी हरा होता है। तो ये सभी चीज़ें साग के अंदर, साग की प्रॉपर्टी यानी कि साग का कार्य है, ये सभी है जो कि देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे पौधे जिसके तने क्या होते हैं? हरे होते हैं और कोमल होते हैं। यानी कि जिसके तने और हरे हो, कोमल हो, उसी को क्या कहा जाता है? साग कहा जाता है। और ऊँचाई की अगर मैं बात करूँ तो इनकी ऊँचाई बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब घास के बराबर इसकी ऊँचाई होती है। जैसे कि टमाटर का पौधा भी एक साग के पौधे में ही, साग में ही आता है। तो इसकी ऊँचाई कोई ख़ास यहाँ पे हमें देखने को क्या होती है? नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे पौधों के तने क्या होते हैं? ऐसे पौधों के तने, ऐसे जो पौधे होते हैं जो साग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि साग की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे पौधों के तने क्या होते हैं? पौधों के तने हरे व कोमल होते हैं। हरे व कोमल कोमल होते हैं। और इनकी ऊंचाई जो होती है, इनकी ऊंचाई जो होती है, इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। इनकी ऊंचाई क्या होती है? बहुत कम होती
है। इनकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता होगा, जैसे कि घास हो गया आपका और टमाटर हो गया, टमाटर। तो इन सभी का पौधा आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो साग के पौधे की के जो तने होते हैं वो हरे और कोमल होते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने घास और टमाटर आपको दिख रहा होगा। दूसरा जो कैटेगरी आता है उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, दूसरी कैटेगरी को झाड़ी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी को झाड़ी कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में सर्व कहा जाता है, SHURB, सर्व कहा जाता है। अब सर्व जो होगा वो साग और यानी कि हर्ब जो होगा उससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, उससे क्या होगा, इससे थोड़ा या फिर इससे ज्यादा ऊंचा होगा। तो ऐसे पौधे जिनके तने, इनके तने हरे और कोमल है, लेकिन यहाँ पे जो तना देखने को मिलता है आपको झाड़ी के अंतर्गत, उनके तने क्या होते हैं, थोड़ा सख्त होते हैं। इनके मुकाबले क्या होता है, वो तना आपको सख्त देखने को मिलता है, वो तना पतला होता है, तना उसका क्या होता है, पतला होता है और काष्ठीय होता है, यानी कि उसमें कुछ कुछ लकड़ी के अंश आपको देखने को मिलते हैं, काष्ठीय होते हैं। क्या होते हैं, काष्ठीय होते हैं। और शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है, और शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती, सॉरी ये वृक्ष में होता है। और शाखाएं जो होती है वो क्या होती है, तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है, शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, नींबू का पेड़ देखा होगा, तो नींबू के पेड़ में क्या होता है, उसका जो तना होता है उस पे से कई शाखाएं उसकी ब्रांचिंग हो रखी होती है, यानी कि उस पे से कई शाखाएं उसका निकल रहा होता है। तो यानी कि वो जो तना है उससे, उस पर से कई शाखाएं क्या होता है, वहां से निकलता है, कई शाखाएं वहां से आपको देखने को मिल जाता है, तो उसी को झाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जिनके तने, जिनके तने क्या होते हैं, सख्त होते हैं, सख्त होते हैं, पतले होते हैं, पतले व काष्ठीय होते हैं, होते हैं। ऐसे पौधे जिनके तने सख्त, पतले और काष्ठीय होते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा, एग्जाम्पल में आपका नींबू हो गया, ठीक है, एक आपका नींबू का पेड़ हो गया, दूसरा नींबू का पौधा हो गया, दूसरा जो है आपके पास वो गुलाब का पौधा आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो झाड़ी में ऐसे पौधे आते हैं जिनके तने सख्त होते हैं, पतले होते हैं और काष्ठीय होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, गुलाब हो गया, गुलाब हो गया, ठीक। अब ऐसे पौधे, ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है भाई, कि ये जो पौधे होते हैं इनकी शाखाएं, शाखाएं जो होती हैं, शाखाएं, शाखाएं तने के आधार, आधार, यानी कि शाखाएं जो होती है तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है, आधार से अधिक संख्या में निकलती है, अधिक संख्या में, संख्या में क्या होती है, निकलती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को झाड़ी कहते हैं। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। तीसरा आपके सामने जो है वो है वृक्ष, वो क्या है, वो है वृक्ष, जिसे कि इंग्लिश में ट्री कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में ट्री कहते हैं। अब ये जो है ट्री जो होता है वो ट्री आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि वृक्ष पेड़ कहते हैं, पेड़ जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ कितना विशाल होता है, बहुत लंबा होता है, और ये इसका तना जो होता है बहुत सख्त होता है, बहुत मोटा होता है, और छाला भी इसके तने में आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो पेड़ जो होते हैं इनके तने क्या होते हैं, इनके तने जो होते हैं, इनके तने, तने क्या होते हैं, इनके तने मोटे, मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, इनके तने मोटे होते हैं, सख्त होते हैं, सख्त होते हैं, सख्त वो छाले वाले होते हैं, छाले वाले मतलब जिसे कि इंग्लिश में बार्क कहते हैं, जो कि पेड़ का जो तना होता है उसके ऊपर जो होता है बार्क आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि छाला आप लोगों ने देखा होगा, छाले वाले होते, होते हैं, होते हैं।
होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आपने जैसे देखा कि शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है, यानी कि यहाँ पे जो शाखाएं निकल रही है वो तने के आधार से निकल रही है, लेकिन पेड़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो तना होता, यहाँ पर जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं जो होती है मेरे भाई, वो शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के ऊपरी भाग से निकलती है। शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है। शाखाएं तने के ऊपरी ऊपरी भाग भाग से निकलती है। ठीक है, तना जो है वो शाखा जो है वो तना के ऊपरी भाग से निकलती है। इसकी ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई बहुत अधिक होती है। ऊंचाई बहुत अधिक होती है। इन दोनों के कंपैरिजन में वृक्ष का ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा? बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपके सामने, एग्जांपल जैसे आपका नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो ये सभी चीजें आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि पेड़ की या फिर वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि साग जो होता है ऐसा पौधा होता है जिसका तना क्या होता है? हरा होता है, कोमल होता है, और इसका जो ऊंचाई होता है वो बहुत कम होता है, जैसे कि घास और टमाटर, यानी कि घास के लगभग में इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। झाड़ी जो होता है जिसे इंग्लिश में सर्व कहते हैं, ऐसा पौधा होता है जिसका तना सख्त होता है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में पतला होता है और काष्ठीय होता है। यहाँ पे आपको कुछ लकड़ी के अंश देखने को मिलते हैं। और जैसे कि नींबू का पौधा हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, सर में जो होता है, यानी कि झाड़ी के पौधे में क्या होता है कि शाखाएं जो होती है वो तने के ही आधार पर से निकल जाती है, यानी कि तना में से ही उसकी शाखाएं क्या हो जाती है? निकल जाती है, और बहुत ज्यादा संख्या में निकलती है। यहाँ पे वृक्ष की मैं बात करूं, इनके तने मोटे होते हैं, सख्त होते हैं और छाले वाले होते हैं। इनके तने में छाला आपको देखने को मिल सकता है। शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है। शाखाएं जो होती है वो तने के ऊपरी भाग से निकलती है, और इसकी ऊंचाई जो होती है वृक्ष की वो बहुत अधिक होती है, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल थे आपके सामने, आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका हो गया होगा। तो देखिए, अब हम लोग फूल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यानी कि फूल ही पढ़ना था, वो पत्ती हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद फिर पौधों के जो आकार प्रकार के आधार पर उनका विभाजन है हम लोगों ने वो भी पढ़ लिया है। अब जो मेन पार्ट है हमारे पास वो क्या है? वो फ्लावर यानी कि फूल है, जिसे कि इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? फ्लावर कहा जाता है। अब फूल जो होता है
या फिर जिसे पुष्प भी बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, वो किसी भी पौधे का एक विशेष अंग होता है। किसी भी पौधे का वो एक विशेष अंग होता है और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो अतिजनन अंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जनन अंग पाया जाता है। यानी कि फूल में जनन अंग पाया जाता है, जिसे कि इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। तो पौधे का एक विशेष अंग फूल है और इसके अंदर जनन अंग पाए जाते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि फूल या पुष्प कि फूल पौधे का एक एक विशेष अंग है। फूल जो है वो क्या है, वो पौधे का एक विशेष अंग है, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें जनन अंग, ठीक है, जिसमें जनन अंग, जिसे कि इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें जनन अंग पाया जाता है इसमें क्या होता है, जनन अंग पाया जाता है। और इसमें जो जनन अंग पाया जाता है तो उसके द्वारा कौन सा जनन होता है, उसके द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो इसमें फूल में जो होता है वो लैंगिक जनन आपको देखने को मिलता है। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, जिसे कि इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कि इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है, लैंगिक जनन सॉरी, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, होता है। अब एक बात और, इसमें जब लैंगिक जनन होगा, किसी भी फूल के अंदर जब लैंगिक जनन होगा तो इससे दो चीज बनता है। लैंगिक जनन होने के बाद यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिलता है। पहला जो है वो क्या होता है, फल बनता है, जिससे फल बनता है, जिससे फल व बीज बनता है, बीज बनता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, जिससे फल व बीज बनता है। यानी कि एक फूल का विशेष अंग है, या फूल जो है किसी भी पौधे का एक विशेष अंग है और इसमें जनन अंग होते हैं और जनन अंग के द्वारा ही इसमें लैंगिक जनन होता है और जिसके वजह से इसमें फल और बीज बनता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बीजों के अंकुरन, जब बीज कभी अंकुरित होता है तो बीजों के अंकुरन से ही नए पौधों का क्या होता है, जन्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि बीजों के अंकुरन से नए पौधों का जन्म होता है। बीजों के अंकुरन से नए पौधों का जन्म होता है। जब बीज अंकुरित हुआ तो वो अपने जैसा क्या क्या नए पौधों को बना के दिया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है कि यानी कि जब कोई जीव अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देता है तो यही विधि जो कहलाती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को भी लिखते हैं कि किसी जीव द्वारा अपने ही जैसे किसी जीव द्वारा अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना, जन्म देना। जब कोई जीव अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देता है तो उसी को प्रजनन कहा जाता है। जन्म देना प्रजनन कहलाता है, प्रजनन जिसे कि इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। किसी जीव द्वारा अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हम लोग वृंत के बारे में, ठीक है, वृंत के बारे में। तो ये सभी चीजें मैंने आपको पत्ती में भी पढ़ाया कि पत्तियों के कुछ भाग होते हैं, तो उनमें भी मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र किया था कि भाई ये होता है समवृंत क्या होता है और वृंत पत्ती क्या होता है। तो यह सारी चीजें मैंने आपको पत्तियों में भी पढ़ा रखा है। हाँ, वृंत ये सभी चीजें मैंने आपको पत्तियों में भी क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं वृंत के बारे में। और पौधे के मतलब कि एक फूल के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि वृंत हो गया, पुष्पासन हो गया, बाह्य दल हो गया, पुमंग हो गया। तो ये सभी चीजें आपको मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। ये सारी चीजें मैंने कुछ चीजें आपको पत्ती में भी पढ़ाया, जैसे कि वृंत क्या होता है, जब वृंत होगा तो उस पत्ती को क्या बोलेंगे, जब वृंत नहीं होगा तो उस पत्ती को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे भी वही टर्म है, बस थोड़ा सा नाम का अंतर हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपका हो गया होगा यहाँ तक। हम्म हम्म हम्म। तो यहाँ पे भाई हम लोग वृंत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वृंत क्या होता है, ठीक है, फूल का ही पार्ट है, जो कि पहला पार्ट है, उसी को वृंत कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं, उसी को वृंत कहते हैं। तो जब फूल में क्या होगा, फूल में डंठल होगा, तो फूल का डंठल जो होगा उसी को वृंत कहा जाता है। तो फूल के डंठल को वृंत, ठीक है। जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगा कि इंग्लिश में ये सभी चीजें, पहले आप एक बार इसे नोट कीजिए। फूल के डंठल को क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पेडिकल कहते हैं। और ये जो डंठल है, ये जो ये जो डंठल है, उसी की मदद से ये जो डंठल आपको सुनने को मिल रहा है, उसी की मदद से क्या होता है, इसी की मदद से फूल जो होता है वो तना से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है।
तो डंठल की मदद से इसके मदद से फूल तना से जुड़ा रहता है। यानी कि ये जो डंठल है उसी की मदद से फूल क्या होता है, वो तना से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे वही बात है पत्ती वाली कि कई फूलों में क्या होता है, वृंत नहीं होता है। तो कई, जिस प्रकार कई पत्तियों में भी नहीं हो रहा था, उस प्रकार यहाँ पर कई फूलों में भी वृंत नहीं होता है। कई फूलों में वृंत नहीं होता है, कई फूलों में वृंत नहीं होता है, होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे अवृंत बोलते हैं, उसे अवृंत बोलते हैं, उसे अवृंत कहते हैं, उसे अवृंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवृंत कहते हैं। जिस फूल में वृंत नहीं होगा उस फूल को अवृंत कहते हैं। और जिन फूलों में वृंत होगा, जिन फूलों में वृंत होगा वे सवृंत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो सवृंत कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। तो ये लिखिए, ये वृंत के बारे में था। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, फिर आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा। यानी कि फूल का जो डंठल होता है, फूल से सड़ा हुआ जो डंठल रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वृंत कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वृंत कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में पेडिकल कहा जाता है। और ये जो डंठल है, डंठल जो है, इसी की मदद से क्या होता है, इसी की मदद से फूल तना से जुड़ा रहता है। और कई फूलों में जो डंठल है, उसी की मदद से फूल क्या होता है, तना से जुड़ा रहता है। और कई फूलों में वो डंठल, जिसे कि वृंत कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है। तो उस जिस फूल में वृंत नहीं होता है उसे अवृंत कहते हैं, वो फूल अवृंत फूल कहलाते हैं। और जिन फूल में वृंत पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसे सवृंत बोलते हैं। यानी कि वो फूल सवृंत कहलाते हैं। तो यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, और देखते हैं कि पुष्पासन किसे कहा जाता है। पुष्पासन, दूसरा पार्ट हमारा जो है फूल का, वो पुष्पासन ही है। ठीक है, वो क्या है, वो पुष्पासन ही है।
तो दूसरा पार्ट जो है वो है भाई पुष्पासन। दूसरा पार्ट क्या है? वो है पुष्पासन। पुष्पासन। अब ये पुष्पासन क्या होता है? तो वृंत के सिरे पर स्थित चिपटा भाग, वृंत जो होता है उसके सिरे पर जो स्थित चिपटा भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को पुष्पासन कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित चपटा भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वृंत के सिरे पर स्थित चपटा भाग जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को पुष्पासन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृंत के सिरे पर स्थित, वृंत के सिरे पर स्थित चपटा जो भाग होता है, चपटा भाग, वृंत के सिरे पर स्थित चपटा भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन, जिसे कि इंग्लिश में मेरे भाई थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, वृंत के सिरे पर स्थित चपटा भाग पुष्पासन कहलाता है, जिसे कि इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। तो उसी को हिंदी में पुष्पासन नाम दिया जाता है। और ये जो पुष्पासन है, ये जो आपके सामने पुष्पासन वर्ड है, पुष्पासन जो होता है फूल में, उसी पे जो होता है कि पुष्पासन पर ही फूल के जो अन्य भाग होते हैं वो एक विशेष प्रकार के चक्र में क्या होते हैं? सजे होते हैं। तो आपने जो देखा होगा फूल जो फैला हुआ रहता है वो पुष्पासन पे ही, उसका जो अन्य भाग होता है वो फूल का जितने भी पार्ट्स हैं वो पुष्पासन पे ही एक विशेष चक्र में क्या होते हैं? सजे होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इसी पर फूल के अन्य भाग, इसी पर क्या होता है? फूल के अन्य भाग एक विशेष प्रकार के चक्र में सजे होते हैं। यानी कि ये जो आपका थैलेमस है उसी के ऊपर फूल का जितना भी पार्ट है वो एक विशेष प्रकार के चक्र में सजा होता है। और अगर हम लोग बात करें तो एक फूल में सामान्यतः कितने चक्र होते हैं? तो एक फूल में सामान्यतः 4 चक्र आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं उस चीज को लिखूंगा कि एक फूल के सामान्यतः 4 चक्र होते हैं, या एक फूल में सामान्यतः 4 चक्र होते हैं। नहीं, एक फूल में ही ज्यादा बढ़िया, एक फूल में सामान्यतः 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 4 चक्र होते हैं। तो एक फूल जो होता है उसके ऊपर कितना चक्र होता है? 4 चक्र होता है। चक्र को इंग्लिश में मेरे भाई WHORL, होर्ल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होर्ल कहा जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि वृंत पर जो स्थित चपटा भाग होता है उसी को पुष्पासन कहा जाता है। थैलेमस उसी का नाम है। और थैलेमस जो है उसी पर फूल के अन्य भाग एक विशेष प्रकार के चक्र में सजे होते हैं। और किसी भी फूल में सामान्यतः 4 चक्र आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी फूल के ऊपर आपको सामान्यतः 4 चक्र देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग इसे एक बार नोट कीजिए। फिर हम लोग पहला जो भाग है, जो कि पहला चक्र है, उसके बारे में हम लोग फिर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आपका यहाँ तक हो गया होगा।
तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो पहला पार्ट जो है आपके सामने वो है बाह्य दल, यानी कि सबसे बाहरी भाग। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाता है वो है बाह्य दल। ठीक है, वो क्या है? वो है आपके सामने बाह्य दल। बाह्य दल जो होता है वो किसी भी फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। बाह्य दल जो है वो क्या है? वो किसी भी फूल का सबसे बाहरी दल है। बाहरी क्या है? बाहरी भाग है, बाहरी चक्र है जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बाह्य का मतलब ही नाम से ही क्लियर है कि यह जो है फूल का सबसे बाहरी चक्र होगा। फूल का सबसे बाहरी चक्र, सबसे बाहरी चक्र होता है। बाह्य दल फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें कई पत्तियां जैसी रचना होती है जो कि बाह्य दल कहलाती है। इसमें कई पत्तियां जैसी रचना होती है जो कि बाह्य दल कहलाती है। कई पत्तियां जैसी रचना होती है जो कि बाह्य दल कहलाती है। फूल में कई पत्तियां जैसी रचना होती है जो कि बाह्य दल कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें कई पत्तियों जैसी रचना होती है। इसमें इसमें कई पत्तियों जैसी रचना होती है। अभी ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। इसमें कई पत्तियों जैसी रचना होती है। पत्तियों जैसी रचना होती है। इसमें क्या होता है? इसमें कई पत्तियों जैसी रचना होती है जो बाह्य दल कहलाती है। जो बाह्य दल कहलाती है। जो क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है, जिसे कि इंग्लिश में सेपल कहा जाता है। सेपल कहलाती है। ठीक है, तो कई पत्तियों जैसी रचना होती है जो कि बाह्य दल कहलाती है। और बाह्य दल का कार्य क्या है? तो भैया बाह्य दल का जो कार्य है कि वो जो है क्या करे कि जब तक फूल ना खिले, जब तक वो कलिका के रूप में है, कली के रूप में है, तब तक फूल के सभी जो भी पार्ट्स हैं, जो भी भाग हैं, फूल का जो सभी अंग है उसकी रक्षा करना। तो बाह्य दल का कार्य फूल को खिलने से पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य दल का कार्य, बाह्य दल का कार्य फूल को खिलने से पहले, फूल को खिलने से पहले, बाह्य दल का कार्य फूल को खिलने से पहले इसके सभी भागों की रक्षा करना है। पहले इसके सभी भागों, इसके सभी भागों की रक्षा करना है। रक्षा करना है। क्या है कि बाह्य दल का कार्य फूल को खिलने से पहले इसके सभी भागों का रक्षा करना है। अब बाह्य दल के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं, एक लाइन लिख के कि बाह्य दल, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि इसमें कई पत्तियों जैसी रचनाएं होती हैं जो बाह्य दल कहलाती है। तो मे भी इस चीज से आपको ये चीज क्लियर नहीं हुआ होगा कि बाह्य दल ओरिजिनल में होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि छोटी छोटी जो हरी पत्तियां होती है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा इसको। छोटी 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 हरी पत्तियां, छोटी छोटी हरी पत्तियां, छोटी छोटी क्या होती है? हरी पत्तियां होती है। या फिर यहां पे मैं कर देता हूं हरी पत्तियों जैसी रचना, ये हरी पत्तियों जैसी रचनाएं जिसके अंदर फूल, जिसके अंदर रचनाएं, जिसके अंदर फूल, जिसके अंदर फूल क्या होता है? कली या फिर कलिका के रूप में रहती है, कली या फिर कलिका के अवस्था में या फिर रूप में रहती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी हरी पत्तियों जैसी रचनाएं जिसके अंदर फूल, कली या जिसके अंदर फूल, कली या कलिका के रूप में
रूप में रहती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, अब ये एक बार मैं समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सॉरी भाई, सॉरी, ध्यान से समझिएगा कि बाह्य दल जो होता है वो फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसमें कई पत्तियों जैसी रचनाएं होती है जो बाह्य दल कहलाती है। पत्तियों जैसी रचनाएं जो होती है उसी को बाह्य दल कहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट पढ़िए, छोटी छोटी हरी पत्तियों जैसी रचनाएं, यहाँ से मिल रही है ये वो चीजें। तो छोटी छोटी पत्तियों जैसी रचनाएं जिनके अंदर फूल या कलिका की, फूल कली या कलिका के रूप में रहती है, कली का के रूप में रहती है। और जिस हरी हरी छोटी छोटी हरी पत्तियों के अंदर फूल कलिका के रूप में बंद रहती है, उस हरी पत्ती को ही क्या कहा जाता है, उस पत्ती को ही क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। और उस बाह्य दल का जो कार्य है वो फूल के खिलने से पहले इसके सभी भागों की रक्षा करना है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत यूनिक वे में इसको समझाया है। और एक एक चीज जो कि आपको समझ में नहीं आए मैं यहीं तक लिख के छोड़ देता तो भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लाइन आपके लिए लिखा है ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना करें जब अपनी से पढ़ें। तो छोटी छोटी हरी पत्तियां जो होगा, जो फूल खिलने से पहले आपने कली देखा होगा, कलिका को देखा होगा, तो उसके ऊपर जो हरी हरी पत्तियां रहती हैं जब फूल खिला नहीं होता है, वही जो है हमारे पास क्या है, बाह्य दल है। उसी को बाह्य दल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेपल कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका हो गया होगा। एक हमारे पास आ जाता है दूसरा भाग, दूसरा भाग जो कि हमारे सामने है दल पुंज, जिसे कि क्या कहा जाता है, दल पुंज कहा जाता है। दूसरा है दलपुंज। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके सामने दलपुंज। दूसरा दलपुंज, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में COROLL, जैसे कि बाह्य दल को सेपल कहा जा रहा था, दलपुंज यहाँ पे इसको कोरोला कहा जाएगा, कोरोला कहा जाएगा। और ये कोरोला जो है ये फूल का क्या है, द्वितीयक चक्र है। ये जो है आपका फूल का द्वितीयक चक्र है, फूल का द्वितीयक चक्र होता है। कौन द्वितीयक चक्र कौन होता है, दलपुंज होता है, फूल का द्वितीयक चक्र होता है। इसमें कई पत्रों जैसी रचनाएं होती हैं जो कि पंखुड़ियां या फिर दलपत्र कहलाती है। यानी कि दलपुंज के अंदर कई क्या होता है, कई पत्रों जैसी रचनाएं होती है, पत्रों मतलब पत्ते की जैसी रचनाएं होती है जो कि फिर पंखुड़ियां या फिर दलपत्र कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें कई पत्रों जैसी रचनाएं होती हैं, कई पत्रों जैसी रचनाएं होती हैं। इसमें कई पत्रों जैसी रचनाएं होती हैं जो कि जो पंखुड़ी
जो क्या कहलाती है, जो पंखुड़ी या फिर दलपत्र कहलाती है, पंखुड़ी या फिर दलपत्र कहलाती है, जो पंखुड़ी या फिर दलपत्र कहलाती है। और ये जो होता है दलपुंज जो होता है वो फूल का क्या होता है, सबसे आकर्षक और रंगीन भाग होता है। ये जो दलपुंज है ये क्या है, ये फूल का सबसे आकर्षक फूल का सबसे आकर्षक वो रंगीन भाग होता है। ये क्या होता है, ये फूल का सबसे आकर्षक और रंगीन भाग होता है। और ये जब आकर्षक और रंगीन होता है तो इसी के कारण क्या होता है कि फूल सुंदर दिखते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, फूल सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फूल इसके कारण क्या होते हैं, सुंदर दिखते हैं, फूल सुंदर दिखते हैं। फूल इसके कारण क्या होते हैं, सुंदर दिखते हैं। और जब ये फूल सुंदर दिखते हैं तो सुंदर रंगों के कारण क्या होता है, सुंदर रंगों के कारण ये कीड़ों को क्या करते हैं, कीड़ों को आकर्षित करते हैं। सुंदर होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को क्या करते हैं भाई, कीटों को आकर्षित करते हैं। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? अभी मैं इसको समझा रहा हूं, तब तक आप लोग इसे क्या कीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो किसी भी फूल में 4 चक्र होते हैं, ठीक। पहला जो आपको मैंने पढ़ाया वो बाह्य दल था, वो फूल का क्या था, सबसे बाहरी भाग था। यहाँ पे दूसरा जो है जिसे जलपुंज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है, यह फूल का द्वितीयक चक्र होता है। और इसमें कई पत्रों जैसी रचनाएं होती है जो कि पंखुड़ी या फिर दलपत्र कहलाती है। आपने फूल का पंखुड़ी देखा होगा, उसका रचना जो होता है वो जस्ट पत्ती के जैसा पतला होता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है इसमें कई पत्रों जैसी रचनाएं होती है, जो पंखुड़ी या फिर दलपत्र भी उसी को कहा जाता है। और दलपुंज जो होता है वो फूल का भी क्या होता है, फूल का सबसे आकर्षक और रंगीन भाग होता है। और इसी के कारण कोई भी फूल सुंदर दिखता है, आकर्षक और जब रंगीन होगा तो इसी के कारण कोई फूल क्या होगा, सुंदर दिखेगा। और जब कोई फूल सुंदर दिखता है तो उस पर कीट आकर्षित होते हैं, और जब कीट आकर्षित होते हैं तो इसके आगे का प्रोसेस हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है। इससे आगे का प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग इसे फटाफट एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। और ये जो पीडीएफ, ये जो आपको बोर्ड पे लिखाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और आप अपने दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 6-7 में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं, उनके साथ आप इसे बता सकते हैं। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं आप उनको इनॉक्स अकेडमी के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। उसे आप इनॉक्स अकेडमी के बारे में बता सकते हैं। और आपको जो भी डाउट हो आप वीडियो के सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक, डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप आराम से वहां से अपने डाउट क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारे जितने भी सोशल अकाउंट हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो उन्हें भी ज्वाइन करना आप लोग ना भूलें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि फूल के जो दो
ये जो 2 चक्र बच गए हैं उसके बारे में, और कुछ फर्टिलाइजेशन के बारे में, निषेचन के बारे में देखेंगे, और बहुत सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जिसमें कि आ जाता है हमारा निषेचन, आ जाता है परागन, आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। एक सेकंड रुकिएगा, फिर मैं आपको क्लास को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। तो आप लोग इसे एक बार फटाफट नोट कीजिए, मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ। तो तो आपके लिए मोटिवेशनल लाइन है भाई, मैं ढूंढ रहा था, थोड़ा सा ढूंढा हुआ नहीं था पहले की तरह। तो जाते जाते सुनना आराम से, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। कि पसीने की हर बूंद अब कह रही है मंजिल अब दूर नहीं है। पसीने की हर बूंद अब कह रही है अब मंजिल दूर नहीं है। मेहनत की गाड़ी में हम सवार हैं, अब सफलता भी हमसे दूर नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। अगला लेक्चर में आपका इस चैप्टर को एंड कर देंगे हम। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, लव यू, बाय बाय।